जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना गौतम जी के जिस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार दुर्गा एडिटोरिया का जो वॉल्यूम 1 बुक निकला है, जिसमें दोस्तों टोटल 15 प्रैक्टिस सेट रहता है, उसी का दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। इससे पहले का दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट आपको कवर करवा चुके हैं, टोटल 8। यदि 8 तक आप दोस्तों नहीं देखे हैं फुल डिस्कशन के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो आज क्वेश्चन दोस्तों हम लोग सेट 9 का क्वेश्चन पहला से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 100 जो कि अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका है, तो वहां तक हम लोग खत्म करेंगे। तो वीडियो में दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार निम्न में से किस जगह या स्थान की सरकार थी। तो देखिए दोस्तों, समानांतर सरकार की बात की जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई जगह पर दोस्तों, जैसे सतारा था, तामलुक था, तलचर था, बलिया जगह पर समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था। जिसमें दोस्तों जो सतारा एक स्थान था, यहाँ पर दोस्तों 1943 से लेकर 1945 तक यहाँ का सरकार बनी रही थी, यानी कि दोस्तों सबसे लंबा समय तक कही जाए तो सतारा ही था। सतारा याद रखिएगा, सतारा। और सतारा में दोस्तों जो समानांतर सरकार की स्थापना किए थे तो नाना पाटिल और वाई बी चौहान, नाना पाटिल और वाई बी चौहान। फिर बलिया से कहेगा दोस्तों, तो बलिया से किए थे चित्तू पांडे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मद्रास लेबर यूनियन का गठन निम्न में से किसने किया था। तो मद्रास लेबर यूनियन का गठन दोस्तों 1918 में बीपी वाडिया के द्वारा किया गया था, बीपी वाडिया के द्वारा। और यह दोस्तों भारत के प्रथम वास्तविक और व्यवस्थित मजदूर संगठन के रूप में जाने जाते हैं, बीपी वाडिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो चंद्रशेखर आजाद की जो शहादत है ना, यह सबसे पहले ऑप्शन के अनुकूल, क्योंकि दोस्तों चंद्रशेखर आजाद की जो शहादत हुआ था वह 27 फरवरी 1931 को, 27 फरवरी 1931 को याद रखिएगा। फिर दोस्तों गांधी इरविन समझौता की बात की जाए तो यह 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को। फिर भगत सिंह को फांसी दिया गया था वह दोस्तों 28 मार्च 1931 को, 28 मार्च 1931 को। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची में अधिवेशन हुआ था वो 25 से लेकर 29 मार्च 1931 तक, 25 से लेकर 29 मार्च तक याद रखना 1931 में। तो ऑप्शन के अनुकूल दोस्तों सबसे पहले हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद, और सबसे लास्ट में कहता दोस्तों तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हो जाता। नेक्स्ट है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस के द्वारा न लगान और न टैक्स अभियान कहाँ चलाया गया था। तो देखिए दोस्तों, न लगान न टैक्स ये जो अभियान चलाया गया था संयुक्त प्रांत में, संयुक्त प्रांत में। और यह दोस्तों सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया है। तो देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति की बात की जाए जो कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक निर्णायक क्षण था, और जिसमें दोस्तों भोपाल की बेगम, ग्वालियर के सिंधिया और हैदराबाद के नवाब यह 1857 की क्रांति में दोस्तों भाग नहीं लिए थे, याद रखिएगा। 1857 क्रांति में भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट है कि टॉमस मुनरो का मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्यकाल क्या था। तो देखिए दोस्तों, टॉमस मुनरो की बात की जाए जो कि मद्रास के गवर्नर रह चुका है, और इनका कार्यकाल दोस्तों 1820 से लेकर 1827 ईस्वी तक है, 1820 से लेकर 1827 ईस्वी तक याद रखना है। और दक्षिण भारत में दोस्तों भू राजस्व वसूली हेतु इन्होंने रैयतवारी व्यवस्था स्टार्ट किया था, रैयतवारी व्यवस्था दोस्तों स्टार्ट किया था। और इस व्यवस्था के प्रतिपादक आपसे पूछेगा तो दो व्यक्ति के नाम आता है, एक टॉमस मुनरो तो रहता है दोस्तों, और एक कैप्टन रीड, कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो, याद रखिएगा। यह दोस्तों दक्षिण भारत में प्रचलित था व्यवस्था। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो देखिए दोस्तों, एक 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसमें सभी कांग्रेसियों के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि खादी वस्त्र पहनना अब अनिवार्य है, खादी वस्त्र पहनना अब अनिवार्य कर दिया गया था। और 1926 के जो गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपसे पूछेगा तो एस श्रीनिवास अयंगर, एस श्रीनिवास अयंगर, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था। तो शक्र सिंह के नाम सुने होंगे दोस्तों, शक्र सिंह, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान में बिहार के शक्र सिंह भाग लिए थे, शक्र सिंह। और शक्र सिंह की बात की जाए दोस्तों तो ये दरभंगा के शासक थे, दरभंगा के शासक थे, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्लाम ने बंदी बना लिया था। उसके बाद दोस्तों फिर दोनों में समझौता हो गया था जब बंदी बनाया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया। देखिए दोस्तों, शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। और शेख निजामुद्दीन औलिया दोस्तों दिल्ली के
एक ऐसे मैंने शासक हुए जो कि 7 सुल्तानों का शासन देखे थे। 7 सुल्तानों का शासन किसने देखा था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया, याद रखिएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया दोस्तों। और औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने की इनकार भी कर दिया था, जबकि उस समय दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी प्रचलित है दिल्ली सल्तनत का। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 है कि बलिदान विधि का उल्लेख किया गया है। तो देखिए बलिदान विधि का कहेगा तो यजुर्वेद में, यजुर्वेद में दोस्तों बलिदान विधि नियम का संकलन किया गया है। और एक मात्र ऐसा वेद है जो यजुर्वेद, इसमें दोस्तों गद और पद दोनों की चर्चा मिलती है, गद और पद दोनों की। अगर दोस्तों जो यजुर्वेद है इसके पाठ्यकर्ताओं को अधर्वी कहा जाता है, अधर्व। और शतपथ ब्राह्मण का संबंध दोस्तों भी यजुर्वेद से याद रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शैल, कैकई इस सभी राजाओं का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, जो कि जिसका संबंध दोस्तों यजुर्वेद से ही है। नेक्स्ट है कि संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो छह प्रांत में दोस्तों संपूर्ण जो चोल साम्राज्य था 6 प्रांत में विभक्त था, याद रखिए कितने प्रांत में? तो 6 प्रांत में। और देखिए दोस्तों चोल शासन जो ऐसा एक था जो कि स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन का मुख्य विशेषता थी, स्थानीय स्वशासन। और चोल साम्राज्य का विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय सर्वाधिक हुआ था, और राजेंद्र प्रथम ने दोस्तों श्रीलंका पर ही आक्रमण किया है। नेक्स्ट है कि देवी अधिकार सिद्धांत को किस शासक ने चलाया है? तो देवी अधिकार सिद्धांत को जो चलाया गया था दोस्तों वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, याद रखना है। फिर दोस्तों एक मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, याद रखना है। नेक्स्ट है कि राजकोषीय नीति संबंधित है, तो सरकार की प्राप्तियों से। राजकोषीय नीति दोस्तों जब मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए जो सरकार के द्वारा लागू किया जाता है उसको राजकोषीय नीति के तहत, और मौद्रिक नीति दोस्तों यह आरबीआई लागू करता है नियंत्रण करने के लिए। तो यहाँ से ये दोनों शब्द याद रखिएगा, कई एग्जाम में दोस्तों यह क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 14 कि पार्टिसिपेटरी नोट किससे संबंधित है? तो पार्टिसिपेटरी जो नोट है दोस्तों यह विदेशी संस्थागत निवेश से है, विदेशी संस्थागत निवेश के द्वारा निवेश किया जाता है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाला 3 प्रकार का ऋण कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों शिशु ऋण है, किशोर ऋण है और तरुण ऋण है। किशोर, शिशु और तरुण, यानी कि 1, 2, 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? तो दोस्तों याद रखना है ऋण भुगतान, जो ऋण भुगतान है यह राजस्व व्यय यानी कि राजस्व खर्च के अंतर्गत दोस्तों इसको शामिल नहीं किया गया है, ऋण व्यय को याद रखना है, ऋण व्यय को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत में आयकर निम्न में से किसका उदाहरण है? तो जो आयकर है ना दोस्तों भारत का वह प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर है, प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर या भारत में आयकर का उदाहरण है दोस्तों, याद रखना है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूप देश निम्न में से कौन सा है? तो मंगोलिया दोस्तों, देखिए मंगोलिया हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, जो कि एशिया के स्थलरूप देश का उदाहरण है। और स्थलरूप देश का क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों सबसे बड़ा कहेगा स्थलरूप तो कजाकिस्तान होता है, सबसे बड़ा कौन होता है दोस्तों? तो कजाकिस्तान। लेकिन यहाँ दूसरा स्थान पर पूछा था, दूसरा में सबसे बड़ा देश आ जाएगा दोस्तों मंगोलिया, यानी कि पहला कजाकिस्तान और दूसरा मंगोलिया, याद रखिएगा, यहाँ पर दूसरा पूछ रहा था आपसे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस में जातीय विविधता सर्वाधिक पाई जाती है? देखिए जातीय विविधता, तो जातीय विविधता जो होता है दोस्तों यह उष्णकटिबंधीय वन में। नेक्स्ट है कि ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितना होना चाहिए? तो कम से कम दोस्तों 18 वर्ष। लेकिन दोस्तों अगर चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों आपको कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोस्तों सदस्यता की बात कही है तो 18 वर्ष होनी चाहिए। 21 है दोस्तों कि मदर ऑफ पर्ल मेघ किस मंडल में देखने की मिलती है? तो देखिए दोस्तों मदर ऑफ पर्ल कहेगा तो आपको दोस्तों समताप मंडल का, समताप मंडल में मिलेगा मदर ऑफ पर्ल, याद रखना है, जो कि देखिए समस्त जो मौसमी घटनाएं होता है दोस्तों वो क्षोभ मंडल का होता है, जिसे आपका कोहरा कहा जाएगा, बादल कहेगा, ओरला कहेगा दोस्तों, वर्षा कहेगा। लेकिन दोस्तों जो समताप मंडल में जो आपको बादल नहीं पाया जाता है और कभी कभी दोस्तों वहाँ पर जलवाष्प उपलब्ध होने पर दुर्लभ बादल, जिसको दोस्तों मदर ऑफ पर्ल मेघ के रूप में जाना जाता है, तो ये आपको समताप मंडल में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है कि एशियाई विकास बैंक में कितने प्रतिनिधि कार्यालय हैं? तो 3, टोटल 3 है दोस्तों, 3 याद रखिएगा। देखिए एशियाई विकास बैंक आपसे मुख्यालय पूछेगा तो मनीला में है, और स्थापना पूछेगा दोस्तों तो 1966 में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966, मुख्यालय मनीला। और इसमें दोस्तों टोटल 67 को सदस्य देश हैं। इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय हैं, जैसे एक टोक्यो में है, एक फ्रैंकफर्ट में है और एक दोस्तों वाशिंगटन डीसी में है, याद रखिएगा। 3 जगह टोक्यो, फ्रैंकफर्ट और वाशिंगटन डीसी।
नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना, तो मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना दोस्तों आपको महाराष्ट्र में शुरू किया गया है, महाराष्ट्र में। और इस योजना के तहत दोस्तों जो 21 वर्ष की आयु से अधिक की विविधता या अविविधता, विधवा या तलाकशुदा जो महिलाओं होते हैं, इनको 1500 रुपया मासिक वित्तीय सहायता प्रदान कर जाने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना के तहत। नेक्स्ट है किसने प्रथम लूनर रेलवे सिस्टम फ्लोट के निर्माण अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है, ये किसने किया दोस्तों बताइए। अगर आप दोस्तों नासा के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहा है, नासा ही था दोस्तों। और इसका आपको दोस्तों फ्लोट का फुल फॉर्म की बात की जाए तो याद रखना है फिक्सिबल लिमिटेशन ऑन ए ट्रैक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की तिथि बताना है, तो दोस्तों याद रखना है 29 मई को। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है वह 29 मई को जो 2024 में मनाया गया दोस्तों, उसका थीम था कि भविष्य के लेकर उपयुक्त साथ मिलकर बेहतर बनाना। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरुआत किया गया है, तो मर्यादा दोस्तों उत्तराखंड पुलिस के द्वारा, याद रखना है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा को दोस्तों शुरू किया गया था, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है, तो जो 100वां सदस्य बना है दोस्तों वह पराग्वे बना है, पराग्वे 100वां सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। और इसमें दोस्तों 99वां कहेगा तो आपका स्पेन हो जाता, 99वां स्पेन हो जाता। और अंतिम जो कि 100वां के रूप में पराग्वे है। फिर दोस्तों ISA की स्थापना की बात की जाए तो 2015 में किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA की दोस्तों मुख्यालय आपसे पूछेगा तब गुरुग्राम हरियाणा में, और इसके भी अध्यक्ष दोस्तों आशीष खन्ना जी हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव AI नवाचारों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, तो दोस्तों चीन हो जाएगा। AI में दोस्तों चीन है। और शीर्ष देश की बात की जाए तो चीन के बाद अमेरिका आता है, फिर कोरिया है, फिर गणराज्य है, उसके बाद जापान। और भारत का स्थान दोस्तों इसमें आपका 5वां है, याद रखिएगा भारत का स्थान 5वां है बौद्धिक संपदा में। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक यानी कि रिम पैक के 29वां संस्करण आयोजन किया गया था, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में BCCI का नया सेक्रेटरी किसे बनाया गया है, तो नया सेक्रेटरी दोस्तों द्विजीत सैकिया को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विश्व धरोहर समिति 46वां सत्र का आयोजन हुआ था, तो यह दोस्तों नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में, जो कि भारत के दोस्तों नई दिल्ली जो कि भारत मंडपम में किया गया था। क्वेश्चन दोस्तों 33 है कि भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL का नया अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों याद रखना है अगर आपसे भारत संचार निगम लिमिटेड का अध्यक्ष पूछेगा तो अध्यक्ष जो बनाया गया दोस्तों रॉबर्ट जेरार्ड रवि को। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा कृषि उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष पहल को लॉन्च किया गया था, तो दोस्तों याद रखना है नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है, नाबार्ड के द्वारा। और नाबार्ड से क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों तो स्थापना पूछता है जो कि 1982 में 12 जुलाई को किया गया था। और नाबार्ड का मुख्यालय दोस्तों मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड टनल का उद्घाटन किया गया है, तो जेड मोड टनल का जो उद्घाटन किया गया दोस्तों वो जम्मू कश्मीर में याद रखना है 2015 में शुरू किया गया था जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया था, इसका नाम क्या था दोस्तों, तो रूमी फर्स्ट इसका नाम था, याद रखना है रूमी फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार में दिया था, तो यूक्रेन को दिया था दोस्तों, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा, यूक्रेन को दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का नया अध्यक्ष है, तो इसरो का नया अध्यक्ष दोस्तों वर्तमान में बी नारायण बने हैं, बी नारायण। और समीर बी कामत की बात की जाए दोस्तों तो अभी किसके अध्यक्ष हैं बताइए, तो DRDO के हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है, तो सैफ अंडर-20 का दोस्तों जो किया गया है ये आपका नेपाल में किया गया है, नेपाल में। और विजेता आपका दोस्तों बांग्लादेश बना है और उप विजेता आपका नेपाल बना है सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है कि GI टैग पाने वाला
पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन सा था? तो जीआई टैग पाने वाला दोस्तों पहला जो है यह तंजाउर वीणा, जो कि भारतीय संगीत वाद्य यंत्र को जाना जाता है तंजावुर वीणा, याद रखना है। और इसे दोस्तों कटहल के पेड़ के ताजा छाल से बनाया जाता है, कटहल के पेड़ के ताजा छाल से। और यह तंजावुर में दोस्तों बनता है, तमिलनाडु के तंजावुर में। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए स्लिम मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों जापान के द्वारा। और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दोस्तों 5वां देश जापान बन गया है, जबकि चौथा देश आपसे पूछेगा तो भारत है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि हाल ही में किस वैज्ञानिक का निधन हुआ जिसे अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता है? तो अग्नि मिसाइल के दोस्तों जनक के रूप में राम नारायण अग्रवाल जी को जाना जाता है, याद रखना है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तृष्णा का विपरार्थक शब्द का चयन करना है, जिसका हो जाता है दोस्तों वितृष्णा, तृष्णा, याद रखना। नेक्स्ट पाते हैं कि माथे पर बल पड़ना, माथे पर दोस्तों जो बल पड़ना है इसका मुहावरे का अर्थ है तो असंतोष प्रकट करना, याद रखना है, असंतोष प्रकट करना। नेक्स्ट है कि राम की गाय बहुत काली है, तो काली क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका विशेषण है, काली क्या है? तो विशेषण, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन आपका 46 है कि मंत्रिपरिषद में कौन सा समास है? तो मंत्रिपरिषद में जो आपका जाए दोस्तों वो तत्व पुरुष समास आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अज्ञात शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन देखिए सी पर अभी हो जाएगा, अभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन 49 का बात की जाए तो वो भी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन 50 जो है दोस्तों आपका राइट आंसर क्वेश्चन 50 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कि भारतीय संविधान का निर्माण में कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? बताइए दोस्तों कनाडा के संविधान से कौन सा लिया गया है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन सी पाइए कि उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय का दोस्तों जो परामर्शीय क्षेत्राधिकार है यह कनाडा देश के संविधान से लिया गया है, याद रखना है। फिर दोस्तों कनाडा देश की बात की जाए तो जैसे केंद्र के अवशिष्ट शक्तियों का प्रदान करना ये भी है। फिर दोस्तों केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति वो भी आपको कनाडा से ही लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना चाहिए? तो इसको दोस्तों देखिए डीपीएसपी में चर्चा की गई है, जो कि अनुच्छेद 49 में, डीपीएसपी का दोस्तों अनुच्छेद 49 में। ऑप्शन ए पाइए 39A, अनुच्छेद 39A में कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्रदान दिया गया है। और 48A में दोस्तों पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वन और वन्यजीवों की सुरक्षा की भी चर्चा अनुच्छेद 48A में ही किया गया है। अनुच्छेद 50 की बात किया दोस्तों तो राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करने की कदम उठाना। नंबर 53 है कि भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेश पर विस्तार से संबंधित है? तो कौन सा है दोस्तों बताइए? तो 53 का ऑप्शन भी हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि दोस्तों 1956 में हुआ था और इसी में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता को और का केंद्र शासित प्रदेश पर विस्तार से संबंधित है, याद रखिएगा। तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका राइट हो जाएगा। पहला संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दोस्तों 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है, 1951 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन में आपका 54 है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है? तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत दोस्तों याद रखना है। और यह अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेखित मिलता है। अनुच्छेद 23 में बोला गया है कि मानव तस्करी और बलात्कार पर प्रतिषेध, और जो अनुच्छेद 24 है यह बोला गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखाने या खान की काम में दोस्तों नियोजित नहीं किया जाएगा, और या अन्य किसी खतरनाक जो व्यवसाय है उसमें नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तर में ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश किया था? तो दोस्तों आप मंडल आयोग की सिफारिश में दोस्तों ओबीसी में 27% आरक्षण की बात कही गई थी, 27%। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था दोस्तों? तो बीपी मंडल। और इस आयोग की स्थापना 1979 में उस समय में दोस्तों प्रधानमंत्री थे जो कि जनता पार्टी सरकार के थे, मोरारजी देसाई के अधीन ही किया गया था, मोरारजी देसाई के अधीन। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि निम्नलिखित में कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? तो कैबिनेट समिति दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो मंत्रियों के बीच की जो विवाद पर समिति है यह दोस्तों नहीं है।
यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपका दोस्तों नहीं है। देखिए कैबिनेट समिति की जो सूची हम बता रहे हैं, आवास पर कैबिनेट समिति है, फिर दोस्तों आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति है, संसदीय मामलों पर भी कैबिनेट समिति है, सुरक्षा पर दोस्तों कैबिनेट समिति है, और रोजगार और कौशल विकास कैबिनेट पर भी समिति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संसद में पहला लेख कब प्रस्तुत किया गया था। देखिए दोस्तों प्रस्तुत करा तो 1968 में प्रस्तुत किया गया था, और 1969 में दोस्तों इसको पारित किया गया था, याद रखिएगा। 1968 में दोस्तों पारित, 68 में प्रस्तुत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। तो चुनाव आयोग दोस्तों देखिए चुनावों की अधिसूचना जारी करना यह चुनाव आयोग का काम नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था। ये दोस्तों 1955 में किया गया था, बीजी खेर की अध्यक्षता में, बीजी खेर की अध्यक्षता में, याद रखना 1955 में। नेक्स्ट है कि ग्राम सभा का अभिप्राय है। तो ग्राम सभा का जो अभिप्राय होता है दोस्तों कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। नंबर आपका 61 है कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान पाया गया है। तो आकाश गंगाओं के बीच की जो दूरी का क्रम है दोस्तों वो बढ़ते क्रम में रुझान पाया गया है, बढ़ते क्रम में, याद रखिएगा, बढ़ते क्रम में। और यह दोस्तों हबल की घोषणा किया था, हबल के द्वारा बताया गया था कि ब्रह्मांड जो है विस्तारित हो रहा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। तो सेरस हो जाएगा, ऑप्शन सी सेरस। नेक्स्ट है कि समुद्र के सबसे उथले हिस्से या महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल कितनी होता है। 1 डिग्री दोस्तों या उससे भी कम होता है, 1 डिग्री या उससे भी कम। नेक्स्ट है कि आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। उस जल संधि को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि याद रखना है, बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट है कि तटीय क्षेत्र में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो रात में हवा चलता है तटीय क्षेत्र में वो हवा से समुद्र की ओर, यानी स्थल से दोस्तों समुद्र की ओर चलता है। इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है दोस्तों कि पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। पानी जो है दोस्तों भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से किस नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है। तो सबसे कम दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को हो जाएगा, सबसे कम ब्रह्मपुत्र नदी के, और सबसे अधिक आएगा दोस्तों तो गंगा नदी का है। भंडारण करने की क्षमता दोस्तों सबसे कम किसको है, तो गंगा नदी का। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है दोस्तों। तो छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि संदर्भ में वायुमंडल के प्रतिदिन की परिस्थिति की उस स्थान क्या कहलाती है। तो उस स्थान दोस्तों मौसम कहलाती है, मौसम याद रखिएगा, मौसम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है। तो बांधवगढ़ दोस्तों, बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है यह मध्य प्रदेश में है, और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना क्या तो 1968 में किया गया था, और राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों इसको घोषित किया गया था 1968 में, लेकिन 1993 में इसको बाघ अभ्यारण्य बना दिया गया था। बाकी यहाँ पे दोस्तों गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। नंबर 20 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल को गर्म करने के लिए जिम्मेवार है। तो बताइए दोस्तों कौन सी परिघटना है जो कि गर्म करने के लिए जिम्मेवार है। तो याद रखना है दोस्तों हरित प्रभाव, हरित प्रभाव यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, हरित प्रभाव दोस्तों। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में कौन सा उष्मामिति की प्रक्रिया सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो दोस्तों स्थानांतरित ऊष्मीय ऊर्जा का जो मात्रा का मापन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 71 है कि एक चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाएंगे। तो दोस्तों जब क्षेत्र की रेखाएं जो सघन हो जाती है तब, जब क्षेत्र की रेखाएं दोस्तों सघन हो जाएगी तब हम उसको अधिक प्रबल पाएंगे, अधिक प्रबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 73 है कि किसी वस्तु को किसी अक्ष के पारित घुमाने वाला बल के माप को क्या कहते हैं। तो उसको दोस्तों बला घूर्ण कहते हैं, बला घूर्ण याद रखना है। अब बला घूर्ण का ऐसा ही मात्रक पूछा दोस्तों तो न्यूटन मीटर होता है, और बला घूर्ण का बीमीय सूत्र होता है M1L2T-2। नेक्स्ट बात है कि गड़गड़ाहट की आवाज प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में बाद में सुनाई देता है। तो इस संबंध में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ध्वनि की गति प्रकाश की गति से दोस्तों बहुत कम है, ध्वनि की जो गति है प्रकाश की गति से बहुत कम है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से
किस वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्मित में सभी वस्तु समान त्वरण से गिरती है और समान समय में भूमि पर पहुंचती है? तो ये दोस्तों गैलीलियो याद रखना है, गैलीलियो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तरंग की ऊष्मा तरंगों के रूप में जाना जाता है? तो ऊष्मा तरंग के रूप में दोस्तों औरक्त तरंग को जाना जाता है। औरक्त तरंग को याद रखिएगा, औरक्त तरंग को। नेक्स्ट है कि ये किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक अवयसित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या जिसके समानुपाती होता है। तो यह दोस्तों नाभिक से दिए गए कोष की संख्या क्या है? एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन 77 है ना, कण का संवेग आंसर हो जाएगा, कण का संवेग। नेक्स्ट है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सूत्र 2n² में n क्या दर्शाता है? तो दोस्तों नाभिक में दिए गए कोषों की संख्या दर्शाता है, नाभिक में दिए गए कोषों की संख्या। नंबर 79 है कि धातु का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटकर पतली चादर में बदला जाता है उसको दोस्तों अधार्त वजनीयता कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। फिर नेक्स्ट है कि धातु का वह गुण जिसके द्वारा उसे खींचकर तार में बदला जाता है उसको दोस्तों तन्यता कहलाता है। यानी कि दोनों गुण दोस्तों सही है। तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अच्छा सही नहीं यानी कि सी हो जाएगा, एक और दो दोनों नहीं, सही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो पहला नहीं दूसरा, यानी कि दोनों तो सही है दोस्त। अच्छा दोनों नहीं कह रहा है दोस्तों, लेकिन दोनों सही है, याद रखिएगा दोनों आपका सही है कथन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करता है? तो ठंडे जल के साथ दोस्तों त्वरित अभिक्रिया पोटेशियम करता है, पोटेशियम। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन 81, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलना है, करना है। देखिए कार्बोनिक अम्ल जो दोस्तों सोडा वाटर में पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल। लॉरिक अम्ल दोस्तों जो कि नारियल के दूध में। फिर है ब्यूटायरिक अम्ल दोस्तों जो कि मक्खन में पाया जाता है, ब्यूटायरिक अम्ल। और इरूसिक अम्ल जो कि दोस्तों सरसों के तेल में, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 4 2 1, 3 4 2 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो कि ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत के संबंध में दानादार परतों या सिराओं में होता है? तो याद रखना दोस्तों सीने बार हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियों और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणुओं से बना कौन सा अनसंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन उपयोग में किया जाता है? तो बताइए दोस्तों कौन सा किया जाता है? तो 83 का दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, इकोसेन का प्रयोग किया जाता है, इकोसेन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H5 2CO2 होता है? तो याद दोस्तों याद रखना किसका है, तो बेंजाफिनोन का है, बेंजोफिनोन का है। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों के द्वारा दर्शाया गया है? तो एक्टिनियम को दोस्तों याद रखिएगा, एक्टिनियम को, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एक्टिनियम को। क्वेश्चन 86 है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ के हड्डी के प्रमुख जन्म दोष को रोकता है? तो यदि बताइए दोस्तों कौन सा, तो विटामिन यहाँ पे आपको सॉरी फॉलिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों, फॉलिक अम्ल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फॉलिक अम्ल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर दोस्तों उसको आवेशित करता है? तो दोस्तों खमीर आपका राइट आंसर हो जाएगा, खमीर याद रखिएगा, क्या, तो खमीर। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 88 है कि कैप्साइसिनोइड्स, कैरोटीनॉइड, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाला प्रमुख रसायन है? तो दोस्तों बताइए, तो यह मिर्च में दोस्तों, मिर्च में पाए जाने वाला रसायन है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक इबोला रोग का कारण है? तो इबोला रोग का दोस्तों कारण कौन सा है? तो वायरस हो जाएगा, वायरस जो कि इबोला रोग का कारक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप कोशिका को एक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसमें कोशिका जो भित्ति पाई जाती है ही आपका विशेषता नहीं है, याद रखिएगा, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन 91 है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊतक जंतुओं को शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक है? तो जंतुओं के शरीर में दोस्तों सुरक्षात्मक ऊतक हो जाएगा उपकला ऊतक। नेक्स्ट है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करता है और निस्यंदन के माध्यम से अवशिष्ट पदार्थ को हटाता है? तो दोस्तों फ्लेम कोशिका हो जाएगा, फ्लेम कोशिका याद रखना है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का आहार नाल में विल्ली कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों छोटी आंत में, जो बिल्ली पाया जाता है वो दोस्तों छोटी आंत में, याद रखिएगा।
नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है। तो सबसे बड़ा दंत ऊतक की बात किया जाएगा दोस्तों तो डेंटिन हो जाएगा, डेंटिन याद रखिएगा, डेंटिन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन से अपुष्पी का उदाहरण है दोस्तों। तो अपुष्प में आपका ट्रेडोफाइटा हो जाएगा, ट्रेडोफाइटा दोस्तों अपुष्पी हो जाएगा, जो कि क्रिप्टोगेम्स जो होता है दोस्तों या पुष्पहीन और बीज रहित पौधा के समूह जिसमें छिपे हुए यौन अंग होता है, क्रिप्टोगेम्स। एंजियोस्पर्म दोस्तों ऐसा पौधा जिसमें फूल तो पैदा करता है तथा फल में अपना बीज भी पैदा करता है। और जिम्नोस्पर्म होता है ऐसा पौधा जो कि नग्न बीज धारण करता है, जिम्नोस्पर्म याद रखिएगा। मैथ स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पहला का 96 का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा कि तय नहीं कर सकते हैं। और फिर 97 की बात किया दोस्तों तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। 97 का 120 आएगा, 120 आएगा, इसको हम बनाए हैं तो 120 आंसर आया था, 120 आएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों 98 है। जब 98 बनेगा दोस्तों तो 5% आंसर आपका आएगा। और 99 का जब बनाएगा तो दोस्तों 3/91 यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों 100, यानी इसको बनेगा दोस्तों तो 72 आंसर आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका सेट नंबर 9 यहाँ पे आपका समाप्त हो गया। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना ही, जय हिंद दोस्तों।